की बात की शुरुआत उन्हीं पलों से करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भव, विजय भव। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। साथियों, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। साथियों, इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा, आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं। अब जैसे मोइरांग डे को ही लीजिए। मणिपुर का छोटा सा कस्बा मोइरांग कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का एक प्रमुख ठिकाना था। यहाँ आजादी के पहले ही आईएनए के कर्नल शौकत मलिक जी ने झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को उसी मोइरांग में एक बार फिर तिरंगा फहराया गया। ऐसे कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। इसी तरह के बहुत सारे अभियान, बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना,
उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है, और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। रोज के कामकाज करते हुए भी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। जैसे वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के स्थानीय उद्यमियों, आर्टिस्टों, शिल्पकारों, बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए। 7 अगस्त को आने वाला नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। आपने देखा होगा, साल 2014 के बाद से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। ये आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं, तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #माय हैंडलूम माय प्राइड के साथ शेयर करें। साथियों, बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो, तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं मन की बात सुन रहे मेरे युवा साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही माय गॉव की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुखतः कौन लोग हैं। स्टडी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75% लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं। यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखता हूं। मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है, संवेदनशीलता है। मन की बात में हम पॉजिटिव बातें करते हैं। इसका कैरेक्टर कलेक्टिव है। सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रियता मुझे आनंदित करती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का अवसर मिलता है। साथियों, आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है। आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं। भारतवासियों के सेवा और त्याग की खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं।
हमारे मेहनतकश युवाओं के इनोवेशन से सबको प्रेरित करते हैं। मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज भेजते हैं। हम सभी पर तो चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन उनमें से बहुत से आइडियाज को मैं संबंधित विभागों को जरूर भेजता हूं, ताकि उन पर आगे काम किया जा सके। साथियों, मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं। साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। वेदर अपडेट्स के अलावा प्रनीत जी अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में लोगों को क्या करना चाहिए गाइडेंस भी देते हैं। खासकर बाढ़ से बचने के लिए या फिर तूफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए, इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं। साथियों, एक और इस नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये प्रयास दिल को छूने वाला है, तो दूसरी ओर हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंभित कर देगा। ये साथी हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान इसाक मुंडा जी। इसाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं। अपने यूट्यूब चैनल से वो काफी रुपये कमा रहे हैं। वे अपने वीडियोस में स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक खाना बनाने के तरीके, अपने गांव, अपनी लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं। एक यूट्यूबर के रूप में उनकी यात्रा मार्च 2020 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने ओडिशा के मशहूर स्थानीय व्यंजन पखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था। तब से वे सैकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। उनका यह प्रयास कई कारणों से सबसे अलग है, खासकर इसलिए कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जीवन शैली देखने का अवसर मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते। इसाक मुंडा जी कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिलाकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबको प्रेरणा भी दे रहे हैं। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक और इंटरेस्टिंग विषय की चर्चा करना चाहता हूं। आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा, देखा होगा कि आईआईटी मद्रास के एलुमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्माण, आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल इस स्टार्टअप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3 डायमेंशनल डिजाइन को फीड किया और फिर एक विशेष प्रकार के कंक्रीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश भर में इस प्रकार के कई प्रयोग हो रहे हैं। एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में स्थिति बदल रही है। कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमंत्रित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च किया था। ये देश में अपनी तरह का, अलग तरह का अनोखा प्रयास है, इसलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का नाम दिया। फिलहाल देश में 6 अलग अलग जगहों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन का टाइम कम हो जाता है, साथ ही जो घर बनते हैं वो अधिक टिकाऊ, किफायती और आरामदायक होते हैं। मैंने हाल ही में ड्रोन्स के जरिए इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की और कार्य की प्रगति को लाइव देखा। इंदौर के प्रोजेक्ट में ब्रिक और मोर्टार वॉल्स की जगह
प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं, जिनमें टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की टेक्नोलॉजीज प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कम आएगी। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे। इसमें हर कमरे को अलग से बनाया जाएगा, फिर पूरे स्ट्रक्चर को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे ब्लॉक टॉयज को जोड़ा जाता है। अगरतला में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए जा रहे हैं, जो बड़े भूकंप को झेल सकते हैं। वहीं लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दीवारों का प्रयोग किया जाएगा। साथियों, आज देश में ये प्रयास हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम करे। इससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स नई टेक्नोलॉजी को जान सकेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे। मैं इन बातों को खास तौर पर अपने युवाओं के लिए साझा कर रहा हूं, ताकि हमारे युवा राष्ट्र हित में टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों की ओर प्रोत्साहित हो सके। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी, टू लर्न इज टू ग्रो, यानी सीखना ही आगे बढ़ना है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नए नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युग का आरंभ हुआ है। और आपने देखा होगा, जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परिणाम हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से राज्य हैं जिन्हें आप सेब, एप्पल के साथ जोड़ेंगे, तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का नाम आएगा। पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मणिपुर को भी जोड़ दीजिए, तो शायद आप आश्चर्य से भर जाएंगे। कुछ नया करने के जज्बे से भरे युवाओं ने मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाया है। आजकल मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है। यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं। सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है। इनमें से एक हैं टीएस रिंगफामीयोंग। ये पैसे से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती टीएस एंजल के साथ मिलकर सेब की पैदावार की है। इसी तरह अवुंगशी शिमरे ऑगस्टिन ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है। अवुंगशी दिल्ली में जॉब करती थी। ये छोड़कर वो अपने गांव लौट गई और सेब की खेती शुरू की। मणिपुर में आज ऐसे कई एप्पल ग्रोवर हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। साथियों, हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोकप्रिय रहा है। आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद इसकी खेती विशेष रूप से बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के उनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा। उन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके। खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। साथियों, मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही
लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। वेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग। केले के तने को काटकर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है, जो जूट या सन की तरह होता है। इस फाइबर से हैंडबैग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया। बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानीय महिला को 400 से 600 रुपये प्रतिदिन की कमाई हो जाती है। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है। इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई, बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला, तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी। लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं ही लीड कर रही हैं। साथियों, ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे। जब आपका परिवार मन की बातें कर रहा हो, तो आप इन्हें भी अपनी गपशप का हिस्सा बनाइए। कभी